नमस्कार दोस्तों, यह है NCERT की की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। ये है भाई साहब अध्याय 4 है और औद्योगिकरण का युग। किताब का नाम है क्या बता दिया होगा। देख, भारत और समकालीन विश्व किताब का नाम है और चौथा अध्याय है इसमें अपना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है, उसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है। कई बात समझ में कहाँ से कैसे किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य लगेंगे हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, उनको अपन अच्छी तरह से ढंग से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिकरण का युग, डॉन ऑफ द एंट्री। औद्योगिकरण का युग। मार्च एंड टू स्टेप YET पुल। देख, जीप है ना, ट्रेन है और ये बता रहे हैं ना औद्योगिक की। डॉन ऑफ द सेंचुरी ET पॉल म्यूजियम कंपनी, न्यूयॉर्क अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900। डॉन ऑफ द सेंचुरी ET पॉल म्यूजिक कंपनी। ET पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। देवी जैसी तस्वीर, यह देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वजा लिए प्रगति का पछता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। उसके पीछे उन्नति के प्रतीक चिन्ह। है ना, तैर रहे हैं। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारी पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र 2। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य ओरिएंट इलाके का अलादीन है। अलादीन अलादीन नाम से फिल्म भी आ चुकी है भाई, हॉलीवुड की। प्राच्य ओरिएंट इलाके का अलादीन है जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। दो जादूगर इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901। इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901। साइड में जहाज है ना, जिससे धुआं से ये बादल बढ़ चुके हैं। और द चिंचा को पनमेटिक टूल। और इधर पुल है, बिल्डिंग है। टू मैकेनिस ओरिएंटल, ये 100 साल पुराना है, 1901 का है। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और बाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियाँ और से संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है?
ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। दो जादूगर इनलैंड ब्रिटिश प्रकाशित 26 जनवरी 1901। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न और औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। आगे चलते हैं। गतिविधि। तो ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आधुनिक विकास से प्रगति के बजाय समस्या पैदा हुई है। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियारों एवं बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्या पैदा हुई है। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। नए शब्द। प्राच्य का मतलब है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, प्राच्य आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम नजर में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। वो ये पूछेगा प्राच्य का मतलब है। यहाँ पर प्राच्य का किस लिए प्रयोग किया जाता था? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। प्राच्य ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। यह तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों, कारखानों, रेलवे और बाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है।
अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? औद्योगिकरण के लिए क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत के औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न और औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901। ये ब्लैक एंड वाइट थी भाई उस समय। गतिविधि दो ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास से प्रगति के बजाय समस्या पैदा हुई। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, सही है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है, कोई दिक्कत नहीं। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये पूछ लिया उसने, ये बताइए आदि औद्योगिकरण क्या है? यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा, यानी कि जो फैक्ट्रियों में और उद्योगों में नहीं होता था, है ना, बाजार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांगें बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी के गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। देखे 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी।
इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। गिल्ड्स क्या है? व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँव की तरफ जाने लगे। गिल्ड से आई बात समझ में? आदि आदि यानी कि किसी चीज़ को पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत, यह है आदि का मतलब। आदि औद्योगिकरण क्या है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उत्पादों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार दोबारा देखते हैं यहाँ से। गाँवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की वाड़ाबंदी की जा रही थी। कॉमन्स मतलब अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान को बोलते हैं कोटेचर। और गरीब किसान आमदनी के लिए नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेश की रकम दी तो किसान फ़ौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। 18वीं सदी में कताई। हम देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा लिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी प्लेटर्स स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बनकरों यानी फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद इंडिया तक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। फिनिशिंग स्टेपलर्स क्या है? इंग्लैंड के कपड़े व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, ठीक है ना, ऊन खरीदते थे यानी ऊन होती थी इनके पास में, जैसे कि भेड़ वगैरह रखते होंगे इस वजह से। और फुलर्स
फुलर्स फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। नए शब्द स्टेपलर, इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फूलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है। कोडिंग, यह प्रक्रिया जिसमें कपास ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ठीक। फूलर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है। और कोडिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। स्टेपलर, फूलर, कोडिंग, कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। स्टेपलर, फूलर, कोडिंग। उत्पादन के प्रत्येक चरण प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था। चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। स्टेपलर, फूलर कपड़े को समेटता है। कॉर्डिंग, कपास या ऊन आदि रेशों कताई के लिए तैयार किया जाता है। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास, कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास, कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कारखानों का उदय। कपास, कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। ये देखें कि ये बदलाव कौन से थे। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? अब तक अपन ने ये पढ़ा है। अगर वो उसने पूछ लिया ये बताइए स्टेपलर किसे कहते हैं, या फिर फूलर किसे कहते हैं, या फिर कोडिंग क्या है। अठारहवीं सदी में कताई।
एक कार्य में सब घर के लग जाते थे भाई। गिल्ड्स काफ़ी ताकत पड़ता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। गिल्ड्स क्या है? आदि औद्योगिकरण, किसी चीज़ की पहली प्रारंभिक अवस्था का संकेत। गतिविधि। प्राच्य, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। ठीक। कारखाना खोदाई। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ, यानी लास्ट में। कपास। कपास को कॉटन बोलते हैं। कॉटन के कपड़े शानदार होते हैं भाई, उनमें गर्मी वर्मी हैं या फिर चिपकना ऐसा नहीं होता कुछ भी, एकदम आराम लगता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। यह नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 19वीं सदी के आखिर में नए युग का पहला प्रतीक 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। बात कब की है? 19वीं शताब्दी है ना, उसके लास्ट। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था 1760 में। 1787 में यह आयात बढ़कर 220, यानी कि कुल मिला के 27 साल में 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कोडिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ा और अब पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे। अठारह सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कोडिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति 18वीं सदी में प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रतिक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँवों में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। लंकाशायर की एक कॉटन मिल, C.E. टर्नल द्वारा बनाया चित्र, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1925। कलाकार ने कहा, अगर हम उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधले में दमकता कॉटन में सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। शाम के धुंधले के में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे।
ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधी हो जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे। उनकी आंखों में ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। इंग्लैंड के ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधी हो जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार ये देखिए, फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1857। धुआं छोड़ती चिमनी औद्योगिक कला की पहचान बन गई थी। 1857 का चित्र है। 1857 1857 से 1957। 100 साल 100 साल यानी कि 1850 से 1950 मान ले है ना, और 50 है 150 साल। 150 और 23 यानी कि 173 साल पुराना चित्र है। 73 है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? गतिविधि, जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बड़ी उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन को किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है। दोबारा पढ़ते हैं। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है। लंकाशायर की एक कॉटन मिल है। गतिविधि, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। कौन सा? तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए और 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके अपने देशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। दोबारा, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। कपास। इसके बाद लोहा, स्टील उद्योग आदि
निकल गए। सबसे पहले था कपास, इसके बाद में है लोहा और स्टील। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य, यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। घरेलू इकाइयों में। चित्र 4 और 5 को देखें। क्या आपको दोनों तस्वीरों में औद्योगिकरण को दर्शाने के ढंग में कोई फर्क दिखाई देता है? अपना दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त करें। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। इंजन बनाए जाते थे भैया, इंजन का बहुत तगड़ा काम होता है। चित्र है, फोटो नहीं है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तीसरा है ना, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले स्मूती और धातु उद्योगों में तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाट की तेजी से नहीं फैले। नई तकनीकी महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीन अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। जेम्स वॉट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। तो सबसे पहले किसने बनाया था? न्यूकामेन ने। जो न्यूकामेन ने बनाया था ना, उसमें ही सुधार किया था किसने? जेम्स वॉट ने। और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा दिया गया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया। पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में और 9 उन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहे कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया। ठीक है, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 उन उद्योगों में। 89 तो यही हो गए। बाकी खनन, नहर निर्माण, लोहे कार्य में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना।
कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने की फिटिंग शॉप द इलस्ट्रेट लंदन 1849। 1830 की एक कताई फैक्ट्री। कब की है? 1830 की। आप देख सकते हैं किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। तकलियों को आई बात समझ में? मशीन बहुत काम आती है भाई। अब पहले जैसे कि एक खेत होता था ना, एक खेत होता था तो जैसे कि 1 बीघा का है तो उसको बैलों के द्वारा जोता था बैल और हल से। तो वो कम से कम 2 या 3 दिन में जोत के कंप्लीट होता था। अब इस बीच में अगर बरसात आ गई तो वो जोता है बस बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत हार्ड मेहनत करते थे पहले। और अब क्या है, वो जो 1 बीघा का खेत है ना उसको आधे घंटा में ट्रैक्टर जोत देता है। ये है मशीनों का फ़ायदा। लेकिन इससे बेरोज़गार भी हुए हैं, लेकिन फ़ायदे भी हुए हैं। ठीक है ना। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। कुल कितने इंजन थे? 321। और जेम्स वाट ने किया था। लेकिन जेम्स वाट ने किसका किया था? न्यूकोमैन द्वारा बने गए भाप के इंजन में सुधार किए थे, न्यूकोमैन। और उत्पादन किसने किया था? मैथ्यू बुल्टन ने। आगे चलते हैं। अब है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। ये अलग पॉइंट आ रहा है, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। नहीं, वो तो मान रहे हैं, लेकिन जब इतनी जनता खाती ब्रिटेन में, कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसे कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वे वेतन गिर जाते हैं, यानी कि मजदूर होते हैं जब। सही है। लेकिन बात ये भी है, जैसे कि अगर मजदूर है और अगर काम ज़्यादा है तो वो रेट नहीं गिरेगी, वेतन नहीं गिरेगा, उनकी मजदूरी महंगी होगी। जैसे कि बाजरा वगैरह की जब लावणी आती है ना, तो जहाँ जो 350 का मजदूर है ना वो 450 का आता है, चाहे वो 15-20 दिन के लिए काम हो। और जो जो काम होता जाता है पब्लिक का, तो फिर जो जो रेट कम हो जाती है 350 वगैरह। क्योंकि जो गांव के ग्रामीण हैं वो फसल को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं कि भाई जैसे कि गाय के द्वारा उसको खा गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, या फिर बरसात वगैरह आ जाएगी तो वो नुकसान हो जाएंगे। तो वो जैसे कि 350 से 450 ये 100 रुपये पे ध्यान नहीं देते कि भाई कोई बात नहीं, 2-5-10 दिन अपने मजदूर लगेंगे, इसको करा देते हैं जिससे कि अपनी फसल टाइम पे और सही तरीके से धराक आ जाए। ये बात है। अगर काम ज़्यादा है तो रेट नहीं गिरेगी, अगर काम कम है तो रेट गिर जाती है, और मजदूर कम है तो फिर बढ़ जाती है, ज़्यादा है तो भी घट जाती है। सही बात है। जब श्रमिकों की बहुतायत होती तो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती है।
गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक वाइंडरों प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली, उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। अच्छा, 19वीं सदी की मध्य की बात है। 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ। 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों और उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। लोहे की फैक्ट्री मजदूर, उत्तर पूर्वी इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861। लोहे की फैक्ट्री में मजदूर, उत्तर पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861 की है। जब पेंटिंग ही थी उस समय ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे रंगीन फोटो तो थे नहीं। पीछे हुआ है प्रयोग कैमरा का, तो तगड़ा काम है यार। लोहे की फैक्ट्री मजदूर, उत्तर पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी में अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की ज़िंदगी, इसको देखते हैं। वह बाजार में श्रम की बहुतायतता से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। सामाजिक संपर्क, रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बनी निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा
अस्थायी बस अड्डे में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँवों में चले जाते जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ये छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों के हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों के अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से ये सब बात कब की है? ये सब बात 18 और 19वीं शताब्दी की बात है। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। दोबारा देख। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों के हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने यहाँ से ले लें। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, यानी कि वेतन ज़्यादा मिलने लग गए हैं, लेकिन इससे मजदूरों की हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ नहीं कर सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुँच जाती थी। सबसे अच्छे हालातों में भी 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। आई बात समझ में? ये बात है 19वीं सदी के मध्य में। और 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुँच जाती थी।
1830। 1830 के दशक में आई थी। बताइए आर्थिक मंदी किस दशक में आई थी? 1830। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चढ़ते थे। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, जो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 1764 में हुआ था। जेम्स हरग्रीव्स, ये क्वेश्चन आया था भाई। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। ठीक, तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? अब तक अपन ने ये पढ़ा है स्पिनिंग जेनी आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स, 1764 में बनाई गई। ये है भाई साहब कब का है, देखें। मध्य में लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन। इलस्ट्रेट टाइम्स, 1867। 1850 के दशक से पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। 1850 के दशक से। इसका मतलब था कि सुरंगें बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाला एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से बना रहे हैं। 1868। इसके बाद में चित्र 3, 7 और 11 को देखिए। इसके बाद स्रोत ख को दोबारा पढ़िए। अब बताइए कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे? एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिससे उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण उन्होंने उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से सारी इंजनों की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्ण घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। जेल हेमंड, MMB हेमंड स्किल लेवल, 1760 से 1832।
मैक्सिमम वर्क द एज ऑफ द मैन्युफैक्चर में उद्धत द स्किल्ड लेबरर 1760 से 1832। इसमें जैनी टी ई निक्सन द्वारा बनाया गया रेखा चित्र 1835। स्पिनिंग जैनी ये दे रखा है ना, किसने बनाया था स्पिनिंग जैनी? जेम्स जेम्स हरग्रिप्स है भाई। तो ये क्या है टी ई निकलसन द्वारा? ये तो रेखा चित्र है निकलसन द्वारा। तकलियाँ तकलियाँ 1835। ध्यान से देखिए एक ही पहिए से कितनी सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। बेगर और भूखे सैमुअल ल्यूक विदेंस की पेंटिंग 1874। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामगार वर्क हाउस में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसार सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक डॉक्टर जांच करके यह पता लगा जाता कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं है। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861। 500 तरह के हथौड़े 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी, है ना। ये पढ़ चुके हैं अपन। कल्पना कीजिए कि आप सौदागर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हैं जो आपको नई मशीन खरीदने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना और आप नई प्रौद्योगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। काम की तलाश में निकले लोग द इलस्ट्रेशन लंदन न्यूज़ 1879। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह 1879। बिल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंट ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड केंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में 2 दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोज़गार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन तक हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी, एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुँचे। वहाँ हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह भी वहाँ काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया। ओल्ड एंड कैंट गैस वर्क्स पहुँचे। एज जे डिवोर्स या माइकल बुब्स
द विक्टोरियन सिटी, इमेजिन एंड रियल टीवीज। 1973 रैफेल सैमुअल के लिए कमर्स एंड गोअर्स में उतरत। पहले साधन नहीं था भाई, पैदल ही चलते थे। ये साइकिल वाइकिल और ये तो अब आई है। ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी ये थी। अब इनको तो घोड़ों के माध्यम से या फिर पशुओं के माध्यम से खींचा जा सकता है। काम की तलाश में निकले लोग। दी इंटरनेशनल लंदन न्यूज़ 1889। आत्मसंभव और वाष्प शक्ति। 1830 की एक कताई फैक्ट्री। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप के बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बड़ी उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण लगती है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। ये छोटी सी बच्ची देख कैसे ठोड़ी टिकाए हुए है। नए शब्द स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव द्वारा 1764 में। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। ये पढ़ना है अपन को, है ये तो पढ़ दिया। अठारह चालीस के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सैकड़ों सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में फिर दोगुना हो गई। इसको पढ़ेंगे बाद में, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। ठीक, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।